हेलो दोस्तों, स्टडी विथ राम प्रवेश सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट मानव भूगोल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भूगोल शब्द क्या है। भूगोल शब्द क्या है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस में ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है आपका पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो जियो और ग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। अगला दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन होता है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक हम एरिस्थोनिज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो बेटा मानव भूगोल के जनक की अगर हम बात करें तो ये कहलाते हैं फ्रेडरिक रैटजल। भूगोल के जनक एरिस्थोनीज कहलाते हैं और मानव भूगोल के जनक वो है फ्रेडरिक रैटजल कहलाते हैं। अब कहते हैं मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। तो मानव भूगोल से हमारा अभिप्राय है मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों को या संश्लेषित अध्ययन को हम मानव समाज और मानव समाज या मानव समाज धरातल के बीच के संश्लेषित अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं, जिसमें कि हम मानव समाज के और जो वातावरण है हमारे आसपास के उसके साथ क्या संबंध है उसको हम पढ़ेंगे। मानव भूगोल की शाखाएं, तो मानव भूगोल की दो शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के क्षेत्र या कई बार आपको उप क्षेत्र भी पूछ देते हैं कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र बताएं। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र टोटल 6 हैं और ये 6 वो विषय हैं जो हमने 10th में पढ़ा है। आपने सामाजिक भूगोल नाम करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। ये सारी चीज़ें जो हमने 10th में पढ़ा एक एसएसटी का पार्ट्स है। सामाजिक भूगोल में हम मानव समाज के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम वहाँ की राजनीतिक स्थिति किस तरह से है, वहाँ पर राजनीतिक अवस्था कैसी है। आर्थिक भूगोल हम वहाँ के इकोनॉमिक स्टेटस पे पढ़ते हैं। सांस्कृतिक वहाँ का कल्चर कैसा, रहन सहन क्या है। जनसंख्या भूगोल वहाँ के लोगों के बारे में। नगरीय भूगोल वहाँ पर जो शहर है, नगर है, वो किस तरह से है। अब कहते हैं भाई राजनीतिक भूगोल के 2 क्षेत्र, तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल ये दो क्षेत्र आते हैं। अब ये तो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन तो 2 हैं पर इनके आंसर 1 है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है निश्चयवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं कि निश्चयवाद की अवधारणा क्या कहते हैं। या इसका जो अथवा में क्वेश्चन बनेगा कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन दोनों हैं, आंसर दोनों के सेम है। निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार मानवीय क्रिया पर प्रकृति का नियंत्रण है कि अगर मानव कुछ भी करे वो प्रकृति की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। मानव की जो भी क्रिया है उस पर प्रकृति का नियंत्रण है। निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है कि मानव क्या है, प्रकृति का दास है। प्राकृतिक चाहे तो मानव को अपने अनुसार से कार्य करवा सकती है। एग्जाम्पल अगर हम कहें कि आपको कहीं जाना है, आप जाने के लिए तैयार हुए लेकिन आपको क्या हुआ, वहाँ पे बारिश आ गई, ठीक है। तो हम कहीं जाने के लिए तैयार हुए, एकदम से बारिश हो गई या कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना होगी, तो हम कह सकते हैं कि मानव क्या है, प्रकृति का दास है। निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार मानव निष्क्रिय और प्राकृतिक सक्रिय। निश्चयवाद की अवधारणा कहती है कि केवल मानव ही एक एक्टिव है, मानव डिएक्टिव है, मतलब मानव कुछ भी नहीं कर रहा है, जो कर रहा है सो केवल प्रकृति कर रहा है। नव निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये मानव को प्राकृतिकरण के नाम से ही जाना जाता है। नव निश्चयवाद की अवधारणा को प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। मानव का यहाँ पे आप लिख सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण के नाम से जाना जाता है। निश्चयवाद की अवधारणा के समर्थन रैटजेल, सी सैंपल, होमबोल्ट आदि है। निश्चयवाद की अवधारणा के समर्थन कौन कौन से हैं, रैटजेल, सी सैंपल, होमबोल्ट आदि। तो आप कह सकते हैं निश्चयवाद की अवधारणा में आपको एक बार और बता दूं, निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार मानवीय क्रिया पर प्रकृति का नियंत्रण है। निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार मानव क्या प्रकृति का दास है। निश्चयवाद की अवधारणा में मानव निष्क्रिय और प्रकृति सक्रिय भूमिका निभाती है। निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार
निश्चयवाद की अवधारणा को मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके समर्थन रैटजेल, सी सैंपल, होमबोल्ट आदि है। इसके समर्थन कौन कौन है? रैटजेल, सी सैंपल, होमबोल्ट आदि है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संभववाद की अवधारणा, या जिसको आप प्राकृतिक के मानवीकरण के नाम से जानते हो, तो संभववाद की अवधारणा के अनुसार मानव अपनी सुविधा अनुसार प्रकृति को परिवर्तन कर सकता है। भाई जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें पुल की ज़रूरत पड़ी, हमने क्या करा? पुल बना लिया। हमें अंडरग्राउंड अंडर बाईपास बना लिया हमने मतलब प्राकृतिक में बदलाव कर दिया अपने आवश्यकता के अनुसार। संभववाद के अवधारणा के अनुसार मानव सक्रिय और प्राकृतिक निष्क्रिय। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे मानव निष्क्रिय था, यहाँ पे क्या है? मानव सक्रिय हो जाएगा और प्राकृतिक निष्क्रिय हो जाएंगे। संभववाद के अनुसार प्राकृतिक का मानवीकरण के नाम से, वहाँ देखो मानव का प्राकृतिकरण हो रहा था और यहाँ पे प्राकृतिक का मानवीकरण हो रहा है। इसका जो समर्थन है ब्लायल, डीला ब्लास और फैब्रे। एक बार और देख लेते हैं हम। संभववाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और प्राकृतिक का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? तो संभववाद की अवधारणा के अनुसार मानव अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक में परिवर्तन कर सकता है, कि मानव को जब भी जिस चीज़ की जरूरत थी उसने अपने हिसाब से प्राकृतिक में परिवर्तन कर लिया। संभववाद की अवधारणा के अनुसार मानव सक्रिय और प्राकृतिक निष्क्रिय भूमिका निभाता, मतलब निष्क्रिय। यहाँ पे कह रहा है कि मानव तो एक एक्टिव है और प्राकृतिक डीएक्टिव है। जो कर रहा है वो केवल मानव कर रहा है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं कर रहा है। संभववाद की अवधारणा के अनुसार, अब यहाँ पे कह रहा है संभववाद की अवधारणा को प्राकृतिक के मानवीकरण के नाम से जाना जाता है। संभववाद के जो समर्थन है ब्लायल, डीला ब्लास, फैब्रे आदि, ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। निश्चयवाद और संभववाद की अगर हम बात करें तो दोनों में चीज़ें क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। निश्चयवाद में हम प्राकृतिक को महत्व देंगे और संभववाद में हम मानव को महत्व देते हैं। अब जो नवनिश्चयवाद है, ये जो नवनिश्चयवाद की अवधारणा है, ये कहता है नवनिश्चय पहले तो ग्राफिक टेलर द्वारा प्रस्तुत, किसके द्वारा दी गई है? ग्राफिक टेलर। किसने दिया है? ग्राफिक टेलर ने। नवनिश्चयवाद की अवधारणा निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। ये कहता है ना ही तो निश्चयवाद जो है श्रेष्ठ है और ना ही संभववाद है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। नवनिश्चयवाद की अवधारणा को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नाम से होगा, येलो लाइट के नाम से होगा। नवनिश्चयवाद की अवधारणा में ना ही मानव श्रेष्ठ और ना ही प्राकृतिक श्रेष्ठ है, ये दोनों को बराबर कहते हैं। कहते भाई ना ही तो मानव के बिना प्राकृतिक और ना ही प्राकृतिक के बिना मानव है। नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? ग्राफिक टेलर ने। किसने दिया है? ग्राफिक टेलर ने। नवनिश्चयवाद की अवधारणा को संभववाद के नाम से, नवनिश्चयवाद की अवधारणा संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव श्रेष्ठ और प्राकृतिक, ना ही मानव श्रेष्ठ और ना ही प्राकृतिक। तो हमने यहाँ पे देखा ज्योग्राफी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर, बहुत इजी तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से आपके लिए कंटेंट और वीडियो लाया जाए।